नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। साथियों, ये क्लास आपके कहने पर लाई गई है। कल आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि मैम हिंदी व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न लाइए। तो आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है बादशाह दर्पण, दयानंद दिग्विजय, आवारा मसीहा या वटवृक्ष की छाया में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और हाँ साथियों, आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो प्लीज अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देते रहना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, दयानंद दिग्विजय हिंदी की प्रथम जीवनी है और इसके रचनाकार कौन है। गोपाल शर्मा शास्त्री। ठीक है, गोपाल शर्मा शास्त्री जी की जीवनी है। दयानंद दिग्विजय 1881 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत या पल्लव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सी रचना महाकाव्य की नहीं है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पल्लव महाकाव्य नहीं है। आप जानते हैं कि यह पंत जी का कविता संग्रह है। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे कि महाकाव्य कौन सी रचना मानी जाती है जिसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। ठीक है, कम से कम 8 सर्ग होना आवश्यक है, इससे ज़्यादा चाहे जितने मर्जी हो। ठीक है, हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि जो प्रिय प्रवास है इसमें कुल कितने सर्ग हैं। बिल्कुल सही, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं और यह किसकी रचना है। हरियो जी की रचना है 1914 ईस्वी की। ठीक है, तो यह महाकाव्य है। और कामायनी, कामायनी किसकी रचना है, इसमें कितने सर्ग हैं बताइए आप लोग मुझे। बिल्कुल सही, कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। और किसकी रचना है ये, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है 1935 ईस्वी की। साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। बिल्कुल सही, इसमें कुल कितने सर्ग हैं, इसमें 12 सर्ग हैं। तो ये भी महाकाव्य है। ठीक है, और साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है 1931 ईस्वी की। ठीक, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4 पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी का एक कविता संग्रह है। यह कोई महाकाव्य की रचना नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जागरण सुधार काल को और किस नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद काल या आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि हिंदी साहित्य में जागरण सुधार काल को और किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है जागरण सुधार काल को। अच्छा, द्विवेदी काल का समय क्या माना जाता है। बिल्कुल सही, द्विवेदी काल का समय क्या माना जाता है, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। चलिए, आप लोग मुझे ये बताइए कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी थी। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी थी, तब आप लोग क्या बताएंगे। बिल्कुल सही, किसने दी थी, डॉक्टर नगेंद्र ने। साथियों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जोड़ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, भट्ट केदार या गोविंद दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है और किस भाषा में लिखी गई रचना है, ये भी बताना है अगर आपको पता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर है और यह किस भाषा में लिखी गई रचना है, मैथिली भाषा में। एक बात आपने और ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैथिली भाषा में लिखी गई प्रथम गद्य रचना कौन सी है, तो वो है आपकी वर्ण रत्नाकर।
ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। प्रश्न ये पूछा जाता है कि मैथिली भाषा में लिखी गई प्रथम गद्य रचना कौन सी है? तो आपने ध्यान रखना है वह रचना है वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है उज्ज्वल, हिमालय, निरोग या महेंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, निरोग शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, निह धन रोग, तो कौन सी संधि हुई इसमें? विसर्ग संधि। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि जो उज्ज्वल शब्द है इस या कौन सी संधि का उदाहरण है। बिल्कुल सही, व्यंजन संधि का। ठीक है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल। ठीक है, और हिमालय जो शब्द है यह किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हिम धन आलय। ठीक है, तो कौन सा वो हुआ संधि का उदाहरण हुआ? ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हुआ। ठीक है, और महेंद्र शब्द महा धन इंद्र, इसमें कौन सी संधि हुई आपकी? गुण संधि। तो यह गुण संधि का उदाहरण है। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3, निधन रोग जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, महात्मा गांधी या अमृत राय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि जो कलम का सिपाही जीवनी है यह इसमें किसके जीवन का परिचय दिया गया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, प्रेमचंद जी के जीवन का परिचय दिया गया है। पर आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि कलम का सिपाही जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? बताइए, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, अमृत राय जी। ठीक है, और किसके जीवन से संबंधित है ये? प्रेमचंद जी के जीवन से संबंधित है। अमृत राय कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे। ठीक है, इन्होंने ये जीवनी कब लिखी थी? 1962 ईस्वी में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है पौमचरयू, पाहुड़ दोहा, चित्रावली या भविष्यत कहा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथ में आपने ये भी बताना है कि फिर यह रचना किस भाषा में रचित है और इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चित्रावली अपभ्रंश की रचना नहीं है बल्कि किस भाषा में रचित है? अवधी में। ठीक है, और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? उस्मान। बिल्कुल सही। ठीक है, उस्मान जी की रचना है ये 1613 ईस्वी की। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि जो पौमचरयू है इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, पौमचरयू किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, पाहुड़ दोहा किसकी है? मुनि राम सिंह की रचना है और ये भी अपभ्रंश में रचित है। और भविष्यत कहा? धनपाल की है। बिल्कुल सही, और ये भी किस भाषा में रचित है? अपभ्रंश में। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3, चित्रावली अवधी भाषा में है और यह उस्मान के 1613 ईस्वी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आप लोग क्या चाहते हैं कि आप कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कमज़ोर है, आप चाहते हैं कि हम लोग उस पर चर्चा करें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अवश्य बताना।
चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं, कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, उनका नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, कौन है इसके रचनाकार? राधा कृष्ण दास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से सरल वाक्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है, सुबह हुई और वह आ गया, राहुल धीरे धीरे लिखता है, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो बताइए, इन चारों वाक्यों में से सरल वाक्य कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। राहुल धीरे धीरे लिखता है, यह सरल वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, अरे या यावर रहेगा याद का रचनाकाल क्या है? आपके पास ऑप्शंस में हम 1977 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1963 ईस्वी या 1965 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अरे या यावर रहेगा याद, इसका रचना काल क्या है? उससे पहले आपने मुझे ये बताना है कि यह किसकी रचना है और किस विधा की रचना है। बताइए। बिल्कुल सही, अज्ञे जी की रचना है ये। और किस विधा की रचना है ये? यात्रा वृतांत है ये इनका। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि इसका रचना काल क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह इनकी 1953 ईस्वी की रचना है और यह एक यात्रा वृतांत है। किसका? अज्ञे जी का। पिछली क्लास में ही मैंने एक और यात्रा वृतांत बताया था अज्ञे जी का, है किसी को याद? कौन सी रचना पढ़ी थी हमने अज्ञे जी की यात्रा वृतांत विधा की? बिल्कुल सही, एक बूंद सहसा उछले। पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा था। अगर साथियों आपने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पद्य रचना को कलम की कारीगरी मानते थे? आपको बताना है कि इनमें से कौन पद्य रचना को कलम की कारीगरी मानते थे। आपके पास ऑप्शंस में है ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित अंबिका दत्त व्यास या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, पद्य रचना को कलम की कारीगरी कौन मानते थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन पद्य रचना को कलम की कारीगरी मानते थे। चलिए ठीक है, आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं करते थे? क्या प्रश्न है कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं करते थे, लिखते थे? ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से श्रीनिवास दास की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से श्रीनिवास दास जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है दुखिनी बाला, प्रेम मोहिनी, कृष्ण अर्जुन युद्ध या ध्रुव स्वामिनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रेम मोहिनी श्रीनिवास दास जी की रचना है। अब हम बात करते हैं कि दुखिनी बाला की रचयिता कौन है। बिल्कुल सही, दुखिनी बाला किसकी रचना है? राधा कृष्णदास की। राधा कृष्णदास की रचना है दुखिनी बाला। और कृष्ण अर्जुन युद्ध माखन लाल चतुर्वेदी की। बिल्कुल सही, किसकी है? माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है। और फिर है आपके पास ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2, प्रेम मोहिनी श्रीनिवास दास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? आपके पास ऑप्शंस में है 1398 ईस्वी,
1270 ईस्वी, 1469 ईस्वी या 1533 ईस्वी में? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। आत्महत्या के विरोध के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह रघुवीर सहाय जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में अवश्य देना कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा है मैंने आपसे कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शंस में हैं 5, 6, 7 या 8। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? बताइए कमेंट करके। चलिए मैं भी बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है आपका विधानवाचक वाक्य। ठीक है, फिर है आपका आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। तो ये कितने होंगे, इसके 8 भेद हो गए। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कौन कौन से हैं। इसको छोटा कर लो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये लीजिए, देखिए 8 वाक्य कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 3 विस्मयवाचक वाक्य, नंबर 4 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 5 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 6 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 7 निषेधवाचक वाक्य और नंबर 8 इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर होते हैं ये। और आज का प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं और अगर हो सके तो उनके नाम भी लिखकर मुझे बताना। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं और साथ साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देती हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं प्लीज़ आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।